हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन हिंदी नाटक में आज हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव स्वामिनी और अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। ये दो नाटक के हम यहाँ पर प्रमुख और भी जो चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं, संवाद, भूमिका और प्रकाशन वर्ष, पात्र, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बिल्कुल एकदम रिवीजन के तौर पर ये पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक ये नाटक नहीं भी पढ़े होंगे यूजीसी नेट के लिए, तो भी इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाना है। तो अगर हम बात करें ध्रुव स्वामिनी की, तो ध्रुव स्वामिनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933 ईस्वी। यह ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। ये ध्यान रखना है कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। यह समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है। जो इनके 3 नाटक है, तीनों के तीनों ही ऐतिहासिक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और समस्या मूलक। यानी कि ये ध्रुव स्वामिनी, सॉरी, जिसका कथानक है गुप्त काल से। ध्रुव स्वामिनी का जो कथानक है वो कहाँ से लिया गया है, तो गुप्त काल से लिया गया है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। और नाटक की भूमिका की अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है, भूमिका इसकी देख लेते हैं एक बार यहाँ पर ठीक से, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाटक की भूमिका में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाज शास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत ही शीघ्र अभारतीय कह देते हैं। किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं, इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करें, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका या जिस घटना के घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। तो इसकी भूमिका आप नोट कर लीजिएगा, जरूर कहीं पर भूमिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कथासार, कथासार हम देखेंगे लेकिन सीधा सीधा पात्रों के माध्यम से। तो इसके पात्रों की अगर बात करें तो एक इसमें सबसे मेन पात्र है ध्रुव स्वामिनी। ये रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका। रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों भाई भाई हैं। चंद्रगुप्त की प्रेमिका है, लेकिन उसकी जो विवाह है वो रामगुप्त के साथ हो जाता है। यह दृढ़ एवं साहसी पात्र है। परिस्थिति वश वह कमजोर जरूर पड़ जाती है, लेकिन हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियामकों से तीखे प्रश्न करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती है। दूसरा जो पात्र है वो है मंदाकिनी। नाटक की ये सजीव पात्र है जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वह भी धर्म के नियामक जो पुरोहित है, पुरोहित से किसी डर भय के बिना ही ये सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। ध्रुव स्वामिनी का जो पति है रामगुप्त, वो बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का है और मतलब बहुत बेकार इंसान है। और वो अपनी पत्नी को मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से कि बेच देता है शत्रुओं के हाथों। ठीक है। और एक पात्र इसमें आता है कोमा, जो कि सकराज की प्रेमिका है, जो कि उसे छोड़ देती है। कोमा क्या है, स्वाभिमानी स्त्री है। सकराज से कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको याद रख लीजिएगा। राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ये किसका कथन है, तो कोमा का कथन है। अंत में वह सकराज का शव लेने आती है। जब सकराज युद्ध में हार जाता है, मतलब मर जाता है, तो उसका शव लेने के लिए कोमा ही आती है, कोमा। ठीक है। चंद्रगुप्त की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है चंद्रगुप्त। देखो चंद्रगुप्त का नाम याद रख लेना। जो चंद्रगुप्त नाटक हमारे सिलेबस में है उसमें तो चंद्रगुप्त पात्र है ही, लेकिन ये ध्रुव स्वामिनी के अंदर भी चंद्रगुप्त नाम का पात्र रखा गया है। रामगुप्त का भाई है, लेकिन दोनों के चरित्र में बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एकदम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। सकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की जो स्त्री है ध्रुव स्वामिनी, उसको भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं होता है। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक है, जो कि पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद
ये यहाँ पर अयोग्य है, इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मतलब राजा बनना तो था चंद्रगुप्त को, लेकिन रामगुप्त छल कपट से पिता ने इसके ने अयोग्य घोषित कर दिया था। उसके बावजूद भी ये छल कपट के द्वारा राजा बन जाता है। विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र भी है, जो युद्ध से बचने के लिए अपनी पत्नी को शत्रु को सौंप देता है। ठीक है, उसकी पत्नी कौन है? ध्रुव स्वामिनी है। एक पात्र है इसमें शिखर स्वामी, ये रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य है। राष्ट्रीय रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन करता है। शिखर स्वामी जो है वो रामगुप्त का समर्थन करता है। बहुत ही अवसरवादी, कुटिल, धूर्त और अयोग्य अमात्य है, बेकार है। इसमें एक पुरोहित है, एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र है, जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं है। सकराज है, स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है, स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं मंगल अमंगल पर विश्वास करने वाला है। खिंगल, ये रामगुप्त के यहाँ पर सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला है। मिहिर देव, ये कोमा के पिता हैं और शक साम्राज्य के आचार्य हैं। ठीक है, धार्मिक और नैतिक इंसान है। कौन? मिहिर देव। गौन पात्र को देख लेते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी में जो भी गौन पात्र आए वो कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड़क धारिणी, शक सामंत, दासी और नर्तकियां, ये सब गौन पात्र हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं अंधा युग। अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती का नाटक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहूँगी कि एक तो देखो, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी सारी यूनिट मैंने थ्योरी भी पढ़ाई है, उसके ऑल ओवर हमारा एमसीक्यू भी चल रहे हैं, और जो यूनिट वाइज एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, वो भी मैं करवा रही हूँ। कंटिन्यूस इसकी क्लास चल रही है, जो कि सुबह 11:30 बजे आती है। हालांकि रिकॉर्ड क्लास आती है, लेकिन टाइम पे फिक्स पे आती है। तो आप अगर यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आपका फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल सकता है। ठीक है, मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं पोस्ट में भी डेली डालती हूँ उसके लिंक प्लेलिस्ट की। और इसके अलावा मैंने एक सोचा है, वैसे मैं पोस्ट में डाल दूंगी या फिर मैं आपके सामने लाइव भी आऊँगी, कि 25 तारीख से लेकर के 25 से और 5 तारीख के बीच में जो भी समय है, उसमें मैं 5 तारीख इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें 12 दिन हो जाएंगे, लेकिन 10 यूनिट है, और 10 यूनिट की जो मैराथन क्लास है, यानी कि जो भी आज तक पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चाहे क्लास 1 या 1.5 घंटे की हो जाए, चाहे उसमें 100 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन हो, तो हम हर यूनिट का पीवाईक्यू करेंगे। आप अंधा युग धर्मवीर भारती जी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक 5 अंकों में विभक्त है। ठीक है, इस नाटक में आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का ये चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में ये कर्म, भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। अनुक्रम, इसके क्रम जरूर याद रखना है। इसमें 5 अंक हैं और पांचों अंकों का क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार एक पूछा ही जाता है। तो इसमें देखो, पहला जो अंक है वो है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इसके बाद आता है अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां। ठीक है, अंतराल आता है, पंख, पहिए और पट्टियां। इसके बाद आता है चौथा अंक, जो कि गांधारी का सांप है। पांचवा अंक है विजय, एक क्रैमिक आत्महत्या। और समापन होता है प्रभु की मृत्यु से। बीच में अंतराल होता है, यानी कि जैसे ब्रेक होता है ना, ब्रेक अलग होता है, जो जिसका नाम है पंख, पहिए और पट्टियां। और समापन बाद में प्रभु की मृत्यु, प्रभु यानी कि कृष्ण जी इसमें दिखाए गए हैं, उनकी मृत्यु से इसका समापन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर 2-3 बार याद कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लेना। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, ये भूमिका बताई है। भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। ये इस नाटक की अंधा युग की भूमिका है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा।
नाटक का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होता है तथा युद्धोपरांत एक गीत होता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ठीक है, ये इसमें गीत गाया जाता है, कथा याद रख लेना। यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। ठीक है, युद्धोपरांत भी एक गीत होता है और प्रारंभ भी किससे होता है? मंगलाचरण से होता है। इसके पात्रों को देख लेते हैं। पात्र, इसमें एक पात्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र है। जो अश्वत्थामा है वो कौन है? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है, कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध रखता है। ठीक है, कृष्ण और पांडवों से क्या रखता है? जो जो भाई देखो, दुर्योधन का मित्र होगा, जाहिर सी बात है वो शत्रु तो किसका होगा? पांडवों का होगा ही होगा। दूसरा इसमें पात्र कृष्ण है, पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित है। गांधारी पात्र है, सभी जानते होंगे, धृतराष्ट्र की पत्नी थी और कौरवों की माँ थी। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, हस्तिनापुर के राजा थे और पुत्र मोह में ये अंधा पिता है। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित रहने वाला है, युद्ध के बाद ये जीवित बचता है, कौरवों की ओर से लड़ता है कृतवर्मा। संजय, संजय आपने देखा होगा कभी ना कभी महाभारत। इस संजय के पास दिव्य दृष्टि थी और ये महल में बैठे बैठे ही युद्ध भूमि में जो कुछ भी हो रहा था वो सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके धृतराष्ट्र को पूरा मतलब उसका विश्लेषण कर दिया करते थे। ठीक ठीक है, व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला है। वृद्ध याचक है, इसमें एक कल्पित पात्र है जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है। ये एक वृद्ध याचक है, मतलब जैसे होते हैं ना साधु महात्मा, वो कौरवों की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है और बाद में जो अश्वत्थामा है वो इसकी हत्या कर देता है कि तूने झूठी भविष्यवाणी क्यों की। ठीक है, एक पात्र उसमें होता है युयुत्सु, धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र है जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। ठीक है, अंत तक क्या होता है? बचा रहता है और ये पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता है, इसका जरूर याद रख लेना। और किसका है? वैसे ये बेटा तो है धृतराष्ट्र का। विदुर गांधीवादी पात्र है, कृष्ण भक्त है, कुशल राजनीतिज्ञ है, वैसे धृतराष्ट्र का भाई है ना। विदुर मतलब उनका चाचा ही बोलते हैं इसको, जो कौरव और पांडव हैं, ठीक है, उनका चाचा है। अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब जैसे रामायण में विभीषण होता है ना, वैसे ही ये भी होता है। गौण पात्रों की अगर बात करें तो इसमें प्रहरी 1, प्रहरी 2, युधिष्ठिर, व्यास, भीम, कृपाचार्य, गूंगा भिखारी और बलराम, ये सब गौण पात्रों में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, युधिष्ठिर इसके गौण पात्र में आता है। विशेष की अगर बात करें तो इस नाटक में केवल एक ही स्त्री पात्र है और वो है गांधारी, इसके अलावा कोई स्त्री पात्र इसमें नहीं दिखाई गई है। रंगमंचीयता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक की रचना हुई है, यह एक गीति नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है। नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। प्रमुख उद्धरण इसके देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। ये अंधा युग से लिया गया है। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, अंधा युग की पंक्तियां हैं। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, ये किसने कहा था? इसमें ये मैटर नहीं है, बस पंक्तियां दे रखी हैं। और आगे है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ऐसे करके किसने मतलब रोकने की कोशिश की थी युद्ध को? तो विदुर ने कहा था, ये धृतराष्ट्र से उसको समझाने की कोशिश की थी, जैसे विभीषण रावण को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानते नहीं है। आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। ये धृतराष्ट्र है जो कि विदुर से कह रहा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रख लेना जरूर, यहाँ से जरूर पूछी जाएंगी। आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है, मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है, अधूरा है,
मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त होगे, मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। ये बात कौन कहता है? विदुर कहता है धृतराष्ट्र से। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर ही जय होगी। ये गांधारी कहती है। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। ये भी गांधारी का ही कथन है। वो कृष्ण के ऊपर ऐसा आरोप लगाती है कि जिसको तुम प्रभु कहते हो वो जब चाहता है अपने ही फेवर में सारी परिस्थितियों को कर लेता है। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। ये गांधारी कहती है विदुर से। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? ये धृतराष्ट्र कहता है विदुर से। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। ये युयुत्सु कहता है। पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूं कौरव पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। ये युयुत्सु का कथन है। सत्य असत्य की बात इसमें युयुत्सु के मुंह से ही निकली है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये भी युयुत्सु का कथन है। शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। ये विदुर का कथन है युयुत्सु से। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, ये विदुर कहता है गांधारी से। पत्थर की खानों से मनियां निकलती हैं, बाधा मत डाल। ये बाधा है, बाधा मत डाल। ये कौन कहती है? गांधारी कहती है विदुर से। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? ये संजय कहता है। शिखर की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है। ये विदुर का कथन है। ठीक है, शिखर की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, ये विदुर का कथन है। तो यहाँ पर अंधा युग और ध्रुव स्वामी हम पढ़ चुके हैं। स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और स्कंदगुप्त ये सारे हमने पहले पढ़ लिए हैं। और इसकी क्लास आपको मतलब कल तक जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं कल करवा दूंगी 24 तारीख को। और इसके बाद 25 तारीख से आपको मिलेंगे मैराथन क्लास यूनिट 1 से लेकर के 10 तक। जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।